क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड साल 2047 में कैसा दिखेगा? क्या पहाड़ों में रोजगार होगा? क्या हर गांव तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचेंगी? क्या जल, जंगल और बिजली उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए संवाद 365 लेकर आ रहा है एक खास और एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ हैं उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम। तमिलनाडु में जन्मे और वहीं से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले डॉक्टर सुंदरम ने चेन्नई से उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और वर्ष 2001 में उत्तराखंड कैडर में अपनी सेवाएं शुरू की। पिछले 2.5 दशकों में उन्होंने एसडीएम, जिलाधिकारी, एमडीडीए के वाइस चेयरमैन, सचिव, आयुक्त और कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली हैं। आज वे प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं। लेकिन यह बातचीत सिर्फ उनके प्रशासनिक सफर तक सीमित नहीं होगी। हम जानेंगे कि विकसित भारत 2047 के विजन में उत्तराखंड की क्या भूमिका होगी, प्रदेश के लिए अगले 20 वर्षों का रोड मैप क्या है, हाइड्रो पावर, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, निवेश, पर्यटन, डिजिटल गवर्नेंस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पहाड़ों में रोजगार के अवसरों को लेकर सरकार किस दिशा में काम कर रही है। क्या उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बन सकता है? क्या जल विद्युत परियोजनाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगी? पलायन रोकने, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की क्या रणनीति है? आने वाले वर्षों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? इन सभी अहम सवालों और उत्तराखंड के भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी एक विशेष, बेबाक और तथ्यपूर्ण बातचीत। क्षेत्र की बात में सिर्फ संवाद 365 के साथ देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल संवाद 365 को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365 पॉडकास्ट की सीरीज में। आज हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठ नौकरशाह, ऐसे अफसर जिनकी गिनती उत्तराखंड के तेज तर्रार और रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारियों में होती है। हमारे साथ है उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर, वेलकम। सबसे पहले आपका नमस्कार सर। पहले तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जीवन यात्रा, मतलब जो आपका बचपन था वो और आईएएस बनने तक का सफर, उसके बारे में कुछ बताएं सर प्लीज। मैं एक बहुत ही छोटी शहर से आया हुआ हूं और मेरे फादर वहां तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करते थे। क्योंकि सरकारी नौकरी है तो कई जगह पर हमारे ट्रांसफर्स होती थी और जहाँ जहाँ हम लोग रहे सब छोटे शहर थे। लेकिन एक पर्टिकुलर शहर है श्रीविल्लीपुत्तूर, उसका नाम है। तो अगर आपने तमिलनाडु सरकार का एम्बलम देखा होगा तो उसमें एक मंदिर का टावर एम्बलम के रूप में है। तो वो मंदिर उस शहर का मंदिर है। वहाँ पर मैंने अपने पूरी स्कूलिंग करी है और हमारे स्कूल भी बहुत पुराने स्कूल है। जो मैं 4th क्लास में था तब भी 100 साल हो गया था उस स्कूल का। अच्छा। वो अंग्रेज़ों के ज़माने की स्कूल थी। और फिर उसके बाद मैं अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए मद्रास आ गया था, चेन्नई। और वहाँ मैंने मद्रास वेटरनरी कॉलेज में पशु चिकित्सा में अपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया था। और उसके बाद मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी प्राप्त किया था। मेरा सब्जेक्ट था एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते मैंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। और 1-1.5 साल के लिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च सेक्टर में जॉब किया था। एक नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट थी। हमारे जो देशी गाय के जितने भी ब्रीड्स हैं उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम लोग उसको कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे। उसमें मैंने 1.5 साल काम किया था। उसके बाद मेरी सिलेक्शन आईएएस में हो गई थी। फिर मैंने उत्तराखंड ज्वाइन किया था। 2001 में उत्तराखंड ज्वाइन किया था। तो सर आप
कई जगह पे रहे हैं, जैसे यहाँ भी एसडीएम के तौर पे भी आपने काम किया, उसके बाद आप डीएम भी रहे, एमडीडीए के वीसी भी रहे, शासन में भी अलग अलग पदों पे रहे। कौन सा पद ऐसा था सर, या कौन सी जिम्मेदारी ऐसी थी जो मोस्ट चैलेंजिंग थी आपके लिए? देखिए, हर जिम्मेदारी में चैलेंजेस होते ही हैं, लेकिन अगर मोस्ट चैलेंजिंग बोले तो दो जगह पर मैंने बहुत चैलेंजेस एनकाउंटर किया था। एक तो उत्तरकाशी में मैं डीएम था, तो वहाँ पर वरुणावत पर्वत की लैंडस्लाइड हो रही थी, और जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, मैं पहला मेरा कलेक्टर का चार्ज था, और मेरे से पहले एक साल में 4 कलेक्टर बदले गए उस वरुणावत लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट की स्लो प्रोग्रेस की वजह से। तो किसी तरीके से सरकार ने मेरे ऊपर एक भरोसा रखा था, तो उस भरोसा को कायम रखना था, मुझे डिलीवरी देनी थी और समय पर डिलीवरी देनी थी, और जो वहाँ की प्रॉब्लम थी, लोगों की तकलीफ़ थी, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम थी। पूरे शहर के जो जिला मुख्यालय है उसके ऊपर से पहाड़ से लैंडस्लाइड की इशू, तो इसको हैंडल करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रॉब्लम थी। और उसके बाद जब मैं डीएम हरिद्वार था, तो 2010 की कुंभ मेला हुई थी। तो कुंभ मेला तो अपने आप में बहुत बड़े आयोजन है, जो एक तरफ से लार्जेस्ट ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन इन अर्थ बोला जाता है, तो उसको हैंडल करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। और सर, आप एमडीडीए के वीसी रहे हैं, शहर में हरियाली घट रही है, इसको लेके बार बार बात होती है, या जैसे हम मसूरी रोड की तरफ जाते हैं तो देखते हैं जंगल के जंगल कट रहे हैं। इसका क्या प्लान है कि समायोजित तरीके से पर्यावरण और जो विकास है उसके बीच में संतुलन रहे? देखिए, प्लांटेशन ड्राइव समय समय पर हम लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। एमडीडीए के भी अपने एक हॉर्टिकल्चर विंग है, वो हर बार प्लांटेशन करते हैं। अभी ये प्लांटेशन का सीज़न है। लास्ट टाइम भी मैं एमडीडीए के किसी प्रोग्राम में मुझे भी इनवाइट किया गया था, मैं उस समय सचिव आवास भी था, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे हरेला को लेकर के। उस समय काफ़ी प्लांटेशन ड्राइव की गई थी। और एक वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम पर एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। उसके तहत प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों में, यदि आपके पास थोड़ा स्पेस अवेलेबल है जिसमें 1 या 2 पेड़ लग सकते हैं, तो आप भी करें। तो ये एक तरफ से एक सिटीजन्स और सरकार दोनों का एक संयुक्त अभियान चलना चाहिए। बीच में एक रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने को लेकर के भी काफ़ी प्लांटेशन ड्राइव किया गया था। कभी हम रोड वाइडनिंग कर रहे हैं या कोई अन्य विकास कार्य कर रहे हैं तो कुछ पेड़ कट जाते हैं, वो भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि विकास भी ज़रूरी है। और आज आप देख रहे हैं कि कितना हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसके चलते हर सड़क पे हम लोग रोड वाइडनिंग का प्लान करते हैं। कुछ ट्री कटिंग के भी इशू आते हैं, लेकिन हम लोग को लगातार ट्री प्लांटेशन भी, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो वहाँ पर 5 पेड़ का हमें प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल रेट जो है थोड़ा कम रहता है जी। इसलिए 5 अगर हम लोग लगाएंगे तो 2-3 उसमें सर्वाइव हो जाएंगे। अच्छा सर, एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट की बात बहुत होती है। जैसे हम विशेषकर मसूरी रोड की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत जंगल के जंगल काट दिए गए या पहाड़ के पहाड़ काट दिए गए। इसका क्या समाधान है सर? देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के हर शहर की समस्या है अनप्लान्ड डेवलपमेंट। लेकिन आप पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक तो होता है कि जो प्लॉटिंग की जा रही है जी, उसी की नक्शा पास किए हुए हैं, तो इसमें हमारे एनफोर्समेंट का तंत्र जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि एमडीडीए ने मसूरी से लेकर के विकास नगर तक कई जगह पे इलीगल प्लॉटिंग को ध्वस्त किया था। तो करते भी हैं, लेकिन बीच बीच ड्राइव में तो लगातार चल रही है, ड्राइव लगातार चलती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट्स भी आते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक भी थोड़ा जागरूक होकर के इसकी लगातार कंप्लेंट अपना करते रहे हैं, क्योंकि लेआउट अप्रूव करने का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। पहले तो लोग ये सोचते थे कि एमडीडीए में लेआउट अप्रूवल में डिले हो जाता है, तो लोग ऐसे ही बना लेते थे। अब तो प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, ईज ऐप आ गया और ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप अपने एप्लीकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो आज अगर इलीगल प्लॉटिंग हो रहा है तो केवल रियल एस्टेट डेवलपर्स की अपने ग्रीडीनेस की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है। तो इसलिए इस पर पब्लिक को भी जागरूक रहना है, और जो हमारी एनफोर्समेंट मशीनरी है उसको भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। सर, आपके समय में स्मार्ट सिटी का अप्रूवल हुआ था, उस समय जो प्लान था क्या उसके अनुसार एग्जीक्यूशन हुआ है? आपको लग रहा है कि स्मार्ट सिटी जिस तरीके से बननी चाहिए थी उस तरीके से बनी है या कुछ कमी है? देखिए, हमारी प्लान भी कई बार बनी थी। पहले हम लोगों ने एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाना चाहा, जो ग्रेटर देहरादून के नाम पे हमने बनाना चाहा। फिर उसके बाद
हम समझ गए कि भारत सरकार का जो है रुख ग्रीनफील्ड टाउनशिप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की नहीं है और वो रेट्रोफिटिंग वाले प्रपोजल को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो रेट्रोफिटिंग वाले प्रपोजल को हम लोगों ने सबमिट किया था, वही इवेंचुअली मंजूर हुआ था। लेकिन बाद में कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कुछ प्रपोजल्स को अमेंडमेंट किया होगा, भारत सरकार की भी उसमें सहमति रही होगी। कई बार क्या होता है कि लगातार आपके ऑफिसर्स चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक स्टेबिलिटी हमेशा ज़रूरी होता है, स्पेशली इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट को करते समय हम लोगों को एक ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लगातार रखने की ज़रूरत होती है। अभी सर आप ऊर्जा जैसा महत्वपूर्ण विभाग देख रहे हैं। ऊर्जा में पिछले कुछ समय से हमने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं। अभी सोलर को लेके बहुत बात हो रही है, तो सोलर को लेके क्या संभावनाएं हैं उत्तराखंड में? देखिए, सोलर को लेकर के पहले तो मैं बताऊंगा कि सोलर जो है एक लैंड इंटेंसिव प्रोजेक्ट है। सोलर की दो तरीके की प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जो आप गुजरात में या राजस्थान में या साउथ के स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है, जो छोटे छोटे सोलर लगते हैं। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर का रास्ता अपनाया। हमारे जो सोलर पॉलिसी बनी थी, जिसके तहत हमने 2000 मेगावाट का टारगेट रखा था 2030 तक के लिए, और उसमें हम लोग ऑलरेडी 1200 मेगावाट अचीव कर चुके हैं। हमारा 1 गीगावाट से ऊपर भी हमारा ऑलरेडी जा चुका है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर के माध्यम से ही ज़्यादातर किया है, हमने बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स नहीं किया है। उसका कारण क्या है कि हम लैंड स्कैर्स स्टेट है, हमारे पास बहुत बड़े लैंड पार्सल्स नहीं हैं। अगर लैंड पार्सल्स कहीं पर है तो भी उसकी दूसरे अन्य उपयोग हैं जो सोलर से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो हमने 200 किलोवाट तक के जो छोटे छोटे परियोजनाएं हैं गांव में स्वरोजगार के तौर पर प्रमोट करना चाहा, इसलिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी। लॉन्चिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उस समय 20 किलोवाट और 25 किलोवाट का उसमें रखा गया था, तो उसके प्रति रुझान कम थी। तो फिर हमने उसको 200 किलोवाट तक लेके गए थे। उसके बाद काफ़ी जो है प्लांट्स उसमें लग चुके हैं। एक सोलर के साथ अभी डिफ़िकल्टी आ रही है, जिन स्टेट्स ने बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाया है उनको भी डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि सोलर के जनरेशन डे टाइम में होता है और आपका जो पीक डिमांड है वो इवनिंग टाइम पे होते हैं। जब तक कि आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज में नहीं जाएंगे या पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में नहीं जाएंगे, आप सोलर का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। कई स्टेट्स में ये पोजीशन आया था कि जो सोलर प्लांट्स लग चुके हैं उनको भी बोला गया था कि अभी जनरेशन मत करना, हम खरीद नहीं सकते हैं। और कुछ दूसरे राज्यों के पावर सेक्रेटरीज का मेरे पास फ़ोन आया था कि डे टाइम की बिजली हमारे पास एक्सेस है, आप लेंगे क्या? तो हमने कहा नहीं, हमें तो शॉर्टफॉल जो हो रहा है वो इवनिंग टाइम का ही हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है ये वर्तमान में महंगा है, और उस पर भारत सरकार ने अभी कुछ VGF देना शुरू किया था। तो VGF हमको भी 500 मेगावाट आवर के लिए VGF का ऑफ़र मिला है, तो हम कुछ बिडिंग उसमें कर रहे हैं। तो उतना तो VGF लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा जो अफोर्डेबल रेट्स हैं उसमें बिजली मिलने की उम्मीद है। आगे चल के अगर बैटरी की प्राइसेस नीचे आएंगे ज़रूर, क्योंकि उसमें कई सारे कंपनीज जो हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 4-5 साल के बाद बिजली की रेट्स नीचे आएंगे, तब सोलर और अट्रैक्टिव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सर ये उत्तराखंड के जो हमारे सोलर वाले हैं उनकी भी एक समस्या है, क्योंकि ज़्यादातर जगह दिन में ही प्रोडक्शन हो रहा है और वो परेशान है, क्योंकि उसके कारण कई बार लाइन पे भी ट्रिप हो जाता है और दिक्कतें भी आती हैं। तो क्या आने वाली पॉलिसी में इसके लिए कुछ कर रहे हैं हम? अभी तो हम लोग जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, ये 250 मेगावाट के यूनिट्स हमारे सैंक्शन हो चुके हैं, लग रहे हैं। मेरे ख्याल में 150 मेगावाट तो ऑलरेडी लग चुके हैं, 100 मेगावाट प्रोसेस में है। और इस योजना को लिमिटेड एक्सटेंशन अभी देने जा रहे हैं, जिसमें 100 मेगावाट तक का एक्सटेंशन देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर स्पेसिफिकली बोला था कि जिन जिलों में पहले चरण में नहीं लग पाए उन जिलों को जिले वाइज टारगेट दे दिया जाए, सो दैट जो भी डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म हो। तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसको जल्दी ले आएंगे। और इसके बाद जब फर्दर एक्सटेंशन करेंगे तब बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ ही करेंगे। अच्छा सर, इसमें एक समस्या ये भी है कि सब्सिडी स्टेट की जो है वो अटकी हुई है। सब्सिडी एक्चुअली ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को देना है। ये MSME विभाग जो है MSME के तहत सब्सिडी देते हैं, ऊर्जा विभाग के हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे पास जिसका भी रिप्रेजेंटेशन आते हैं, हमारे सब्सिडी अभी नहीं मिला है, तो केस टू केस बेसिस पर हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बात करके उसको रिजॉल्व करते हैं।
अच्छा सर, एक बात ये भी है कि जैसे सोलर हमारे कई जिलों में बहुत ज़्यादा लग गए हैं, लेकिन कुछ जिलों में बहुत कम है, तो जहाँ ज़्यादा लगे हैं क्या हमारा यूपीसीएल का जो सिस्टम है वो मजबूत है कि वो झेल सकता है, या क्योंकि भविष्य में भी और लगेंगे? देखिए, यूपीसीएल ने कुछ कुछ जगह पर अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को इस योजना की वजह से मजबूत किया है। तो इसकी वजह से यूपीसीएल का भी एक क्लेम है गवर्नमेंट में कि हमने जो अतिरिक्त खर्चा उठाया है इसको सरकार वहन करे। उस पर अभी विचार चल रही है और वित्त विभाग के साथ वार्ता चल रही है। अच्छा सर, नई स्कीम जो आने वाली है वो कब तक उम्मीद है कि आ जाएगी? नहीं, ये नई स्कीम नहीं है। जो एमएमएसएसवाई का जो अगला चरण एक्सटेंशन होगा, तो ये एक्सटेंशन हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कैबिनेट में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाएगी। और हाइड्रो पावर को लेके क्या हो रहा है सर उस पे? जैसे लखवाड़ ब्यासी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इधर कुमाऊं में भी है। हाइड्रो पावर में हमारा लखवाड़ प्रोजेक्ट तो अभी चालू हो गया है, ब्यासी ऑलरेडी कमीशनड है, और किशाऊ प्रोजेक्ट का भी रास्ता अभी खुल गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को कुछ इश्यूज थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से रिजॉल्व किए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि किशाऊ भी हम सितंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार से इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। और साथ में हमने कुछ परियोजनाएं ऐसे हैं जो या तो यमुना नदी के परियोजनाएं हैं या कुमाऊं साइड के परियोजनाएं हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। सरकारी ब्यूल रुजिया बगट परियोजना और थ्यूनी प्लाजू, आराकोट थ्यूनी, ऐसे परियोजनाओं को हम लोग बहुत जल्दी ले आएंगे। और इसमें जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी भी हमने 6 प्रोजेक्ट्स की बिडिंग करी है। अभी 19 प्रोजेक्ट का और हम लोग बिड करने की तैयारी कर रहे हैं। देन हमारे भागीरथी और अलकनंदा की तो इश्यू है ही है। भागीरथी को तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है, वहाँ पर कोई परियोजना फर्दर नहीं हो सकता है। अलकनंदा वैली में भी जो अभी तक जितनी भी परियोजनाएं चल रही है वो तो चलेंगे, लेकिन आगे से कोई नया परियोजना नहीं ले पाएंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से हमें क्लियरेंस ना मिल पाए। तो ऐसे में हम लोग फोकस स्मॉल हाइड्रो पावर में यमुना नदी और अन्य नदियों पर जो परियोजनाएं हैं उस पर कर रहे हैं। साथ ही हम लोग पंप्ड स्टोरेज प्लांट पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। जितने भी यूजेवीएनएल के अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसी में हम लोग पंप्ड स्टोरेज प्लांट को प्रपोज कर रहे हैं। कुछ को बोर्ड से सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है, अभी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया जो है गति में। और सर, पंचेश्वर वाला बांध जो है उसको लेके क्या अपडेट है? पंचेश्वर चूँकि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें नेपाल का भी रोल है, और पहले नेपाल ने विरोध किया था, उसकी वजह से रुक गया है। अभी हम दोबारा भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि नेपाल के सरकार के साथ वार्ता हो, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी रोल बड़ा क्रूशियल होता है। तो हम लोगों ने अनुरोध किया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि नेपाल के साथ वार्ता करके इसको अमिकेबली सॉर्ट आउट किया जाए। उत्तराखंड को सर ऊर्जा प्रदेश हम कहते थे, तो क्या हम जितनी हमारी लिमिट है, जितनी हमारी संभावनाएं हैं, क्या हम उसके आसपास हैं अभी प्रोडक्शन में? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि भागीरथी और अलकनंदा का रास्ता हमारे लिए बंद हो गया है, और चूँकि मैक्सिमम हमारे प्रोडक्शन पोटेंशियल इन्हीं 2 रिवर्स में है, जिसकी काफ़ी अच्छा वाटर क्वांटिटी भी क्वालिटी भी है। अब उसकी वजह से हम लोग कुछ डिफ़िकल्ट परियोजनाओं को टेक ओवर करना पड़ रहा है, जो कुमाऊं साइड के रिवर्स के प्रोजेक्ट्स हैं या यमुना नदी के प्रोजेक्ट्स हैं। इसलिए हमने भारत सरकार से एक अनुरोध किया है और लगातार करते आ रहे हैं कि अब हमको वायबिलिटी गैप फंडिंग दे दिया जाए, जिससे कि थोड़ा सा कम वायबल प्रपोजल्स को भी हम लोग ले लें। और ये नौबत भी हम लोग को इसलिए आई थी कि हमारी जो ईजी प्रोजेक्ट्स है उस पर बैन लग गई है। तो सर, ये कारण हो सकता है कि हम सोलर की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? नहीं, सोलर की तरफ तो हम लोग फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन सोलर से भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, ये भविष्य की एनर्जी का स्रोत है, वो है जियो थर्मल एनर्जी। जी, जियो थर्मल एनर्जी का जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमारे देश में जितने जियो थर्मल एनर्जी के पोटेंशियल है, इसकी 1/3 अकेले उत्तराखंड में है। और इसमें अभी हाल ही में आइसलैंड के सरकार के साथ हमारी एक समझौता हुई थी, उसके तहत उनकी एक एजेंसी है वर्किस करके कंसल्टेंट, इन्होंने हमारा एक पोटेंशियल एग्जामिन किया था एक साइट पर, तपोवन साइट पर, और उन्होंने बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ पर मिला और हमको शेयर किया था। उसके बाद तपोवन एरिया में पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए हमने यूजेवीएनएल को दे दिया है, और यूजेवीएनएल बहुत जल्दी उस पर अपना डीपीआर बनाने का, प्री फिजिबिलिटी ऑफ डीपीआर बनाने का शुरू करेंगे। क्योंकि पहले वाला जो एक्सरसाइज हुआ था वो टेबल टॉप एक्सरसाइज थी, और सरफेस टेम्परेचर देखा गया था
ये बेसिकली हॉट वाटर स्प्रिंग से निकलता है हमारे यहाँ। आप जानते हैं तब कि तो कुंड जो है गर्म कुंड गर्म जो पानी है बहुत हैं उत्तराखंड में। तो अब उसमें एक स्टडी होनी है जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग हम ड्रिल करके कौन सा टेम्परेचर किस डेप्थ में हमें मिल रहा है ये देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पर फिर उसमें कितने मेगावाट की पोटेंशियल है और उसकी टैरिफ कितने आएगी, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब देखने के बाद आगे बढ़े। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भविष्य की एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी भी है। उसके साथ साथ इस एनर्जी की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये 365 डेज 24/7 जनरेट कर सकती है। और जैसे हमारी हाइड्रो पावर है, इसमें विंटर के टाइम पे हमारा लीन सीजन है, जब नदियों में पानी कम हो जाता है, उस समय हमारा जनरेशन गिर जाता है, बल्कि उल्टा हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। विंटर में काफ़ी लोग जो हैं हीटर गीजर वगैरह यूज़ करते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है और जनरेशन कम हो जाता है। और सोलर में दिन में जनरेट होता है, शाम को जनरेट नहीं होता है। लेकिन ये जियो थर्मल एनर्जी ये आपको 365 डेज और 24/7 जैसे आपके थर्मल प्लांट प्रोड्यूस करता है ऐसे प्रोड्यूस करेगा। और थर्मल प्लांट जैसे इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। और सर पिरूल से बिजली वाले प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है हमारे? देखिए, पिरूल से जो बिजली वाला परियोजना है, ये जितने लोगों ने लगाया उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा नहीं निकल पाया और उसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है। तो उसका एक अल्टरनेटिव हमने ढूंढा है, क्योंकि आप 100% एक लो कैलोरीफिक वैल्यू वाले फ्यूल को यूज़ करते हुए बिजली पैदा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, उसमें कुछ हद तक आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो उसको। अभी भारत सरकार ने एनटीपीसी को डायरेक्शन दिया है कि आपके जितने भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें 10% आप बायो एनर्जी वाले फ्यूल यूज़ करें, जिसमें पिरूल वाले ब्रिकेट्स और पैलेट्स भी सम्मिलित हैं। उसके बाद एनटीपीसी के साथ हमारी बातचीत हुई थी। एनटीपीसी ने कहा है कि हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पैलेट और ब्रिकेट फॉर्म में चाहिए, और वो फॉर्म में एक ही जगह से आप हमको अवेलेबल कराएंगे। गढ़वाल का ऋषिकेश में और कुमाऊं का हल्द्वानी में मल्टीपल जगह से हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोगों को जो हमारा जो सप्लाई चेन है ये पूरा इंश्योर करना पड़ेगा, कलेक्शन से लेकर के पैलेट फॉर्मेशन, फिर उसके बाद वहाँ तक ट्रांसफर करने का। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का रोल है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रोल है, अपने एसएचजी वगैरह को इन्वॉल्व करें। देन आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल है जो कलेक्शन के लिए सब्सिडी देते हैं, तो अब ऊर्जा डिपार्टमेंट का तो रोल है ही है। तो हम एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं, उसके थ्रू एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसको करना चाहते हैं। अच्छा, कई साल पहले सर हमारे यहाँ वेस्ट टू एनर्जी का भी एक प्रोजेक्ट आया था रुड़की के लिए, लेकिन वो अभी तक हवा में ही है, उस पर कुछ काम नहीं हुआ। मैं वही कह रहा था कि ये सब चीज़ें जो है आपको ऐसा कंसेप्ट अच्छा लगेगा, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू अगर उतना हाई नहीं है तो आप एनर्जी क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। आपको उसको पूर्ण रूप से एनर्जी क्रिएशन के लिए यूज करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उसमें 10% 15% जितना भी एडवाइसेबल हो उतना आप मिक्सिंग कर लें, उससे आपका जो है ये ऑफटेक हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि फिजिबल नहीं है पूरी तरह, अगर हम सिर्फ उसी पे जाएं तो फिजिबल नहीं है। अभी तो यही है कि टेक्निकल वायबिलिटी उसमें नहीं आ रहे हैं, और टेक्निकल वायबिलिटी तभी आएंगे जब आप उसको लो कैलोरीफिक फ्यूल को एक हाई कैलोरीफिक फ्यूल के साथ मिक्स करेंगे। अभी जैसे एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे हैं, उसकी एक रेशियो होता है, तो उस रेशियो के बियॉन्ड जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जी जी जी, ऐसे ही ये भी है। अच्छा सर, जैसे अभी पिछले कुछ समय में ईवी व्हीकल्स बहुत बड़े हैं, तो हमारे जो चार्जिंग स्टेशन हैं, अभी इस तरह की बात हो रही थी कि सोलर प्लस चार्जिंग स्टेशन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट राज्य सरकार ला रही है, क्या इस पे कुछ काम हो रहा है? जो ईवी एनर्जी पॉलिसी है इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना रहे हैं और उसको बहुत जल्दी कैबिनेट में लाया जाएगा। उसमें हालांकि दो तरीके के डिपार्टमेंट का रोल है उसमें। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाए, उनको हम मोटिवेट करें कि यहाँ आकर के अपना इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करें, वो वाला पोर्शन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देख रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने को मोटिवेट करने का और इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसको मोटिवेट करने का, ये पॉलिसी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे पायलट कर रहे हैं। तो ऊर्जा डिपार्टमेंट की तरफ से जो सहयोग चाहिए वो देंगे।
अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी के किसी और सोर्स की तरफ भी हम जा रहे हैं सर? क्या उस पर भी कुछ काम हो रहा है, जैसे विंड एनर्जी या कुछ और? जियोथर्मल एनर्जी आपने का बताया। यहाँ पर बहुत पहले स्टडी हुई थी और बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गए हैं विंड एनर्जी में, जिसमें कम फ्लो भी होगा, एयर फ्लो, और तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो इनके नेशनल विंड एनर्जी कॉरपोरेशन है उनसे टच में है और उनसे हम लोग एक बार फिजिबिलिटी स्टडी करवाएंगे, क्या किसी जगह पर पोटेंशियल है हमारे पास जिसको हम लोग यूज़ कर सकें, भले ही छोटे लेवल पे भी अगर लग जाए तो भी हम लोग उसके लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाए। आप सिंचाई भी देख रहे हैं सर। सिंचाई जैसे आमतौर पे क्या होता है कि हमारे यहाँ बरसात का जो समय है वो बड़ा मुश्किल समय होता है हम लोगों के लिए, तो बाढ़ सुरक्षा के काम अक्सर लेट हो जाते हैं। इस बार भी इस तरह की बातें आ रही है कि एक तरफ नदी आ रही है, दूसरी तरफ काम चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, मैं तो अप्रैल में टेक ओवर किया था, फिर उसके बाद जो जो पेंडिंग प्रपोजल्स थे हमने बहुत तुरंत ही उसको क्लियर किया था, लेकिन जो पिछले बार से जो वर्क चल रहे हैं उसको भी हमने तेजी लाया है। मुझे उम्मीद है कि जो जो चूँकि हमारे पास संसाधन भी सीमित ही है जी, तो बाढ़ तो 13 के 13 जिलों में आते हैं, हर नदी में आते हैं, तो हमारे पास सीमित संसाधन है तो हर जगह पे काम नहीं कर पाते हैं। कुछ हम डिजास्टर मैनेजमेंट से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, कुछ हम अपने रिसोर्स से करते हैं, कुछ को हमने सैस्की वगैरह से ले लिया है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूट है वहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे जगहों पर फ्लड आया था जहाँ पर पहले सोचा नहीं था। हाँ, कभी सोचा नहीं। कभी सोचा नहीं था, जैसे देहरादून में आया था, ये बहुत मैक्सिमम फ्लड थी और इतने की उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए कई बार हमारी उम्मीद के बियॉन्ड अगर कुछ हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे सर वो जो फ्लड आया भी था उस पर भी अनप्लैन्ड और अनकंट्रोल जो डेवलपमेंट बिल्कुल नदी में लोगों ने बना दिया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था नुकसान का। डेफिनेटली ये चीज़ें जो है अब भविष्य में जितना हमारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं इनको बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए और बिल्कुल कुछ भी रिलैक्सेशन जहाँ वल्नरेबल लोकेशंस में बन रहे हैं उसके प्रति दिखाना नहीं चाहिए। सर, आप प्रदेश की जो प्लानिंग है उसके भी पार्ट हैं। अगले कुछ सालों के लिए आप रोड मैप क्या देखते हैं सर? क्या होना चाहिए इस प्रदेश का? अभी हमारा 2047 विजन 2047 का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट बिल्कुल अंतिम स्टेजेस में है, क्योंकि विकसित भारत 2047 वाला नीति आयोग ने बनाया है। ऐसे ही राज्यों को निर्देश दिया था कि आप हर कोई अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने का एक प्लान बनाएंगे। तो हमारा विकसित उत्तराखंड 2047 बन रहा है। 2047 का डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम सारे टारगेट 2047 के लिए लिखेंगे, क्योंकि 2047 तुरंत नहीं आएगा। उसके बीच में इंटरमीडिएरी टारगेट्स हम लोग रख रहे हैं। उसमें 2030 तक हम लोगों को कहाँ पहुँचना है, फिर 2035 तक, फिर 2040 तक, फिर 2047 तक। इस तरीके के चार टारगेट उसमें रख रहे हैं। बल्कि हम 2050 वाला टारगेट भी उसमें जोड़ रहे हैं। वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि 2050 में उत्तराखंड राज्य का भी 50 साल हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए उसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसमें सर मेन फोकस क्या है? सेंटर कौन कौन से फोकस के सेंटर हैं? देखिए, विकसित देश या विकसित राज्य क्या होगा, इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ग्लोबल लेवल पे भी कोई डेफिनेशन नहीं है। बिल्कुल, कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि विकसित राज्य में लोगों की इनकम लेवल हाई होगा। अपर मिडिल इनकम ओके, कंट्री हमें बननी चाहिए। लोअर मिडिल इनकम कंट्री के रूप में है आज के डेट में। हमको अपर मिडिल इनकम कंट्री की तरफ जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये अच्छा होना चाहिए। केवल कमाई होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आएगी। आपको पोल्यूशन नहीं होना चाहिए एयर में, आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलना चाहिए, आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, अच्छे एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये आपका सेकेंड रिक्वायरमेंट है। और टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसकी मल्टीपल कंपोनेंट है। इसलिए हमने जो है 6 अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें विभिन्न सीनियर ऑफिसर्स जो है हेड कर रहे थे और उनको सेतु आयोग के एक्सपर्ट्स और CPPGG के एक्सपर्ट्स ने असिस्ट किया था और बड़े केयरफुली इस डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। और जिस दिन लॉन्च करेंगे फिर उसके बाद पब्लिक डोमेन में इसको रखा जाएगा। सर, अभी जो SDG है उसमें उत्तराखंड पहले नंबर पर रहा है पूरे देश में, वो कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है?
देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएनडीपी का है, ये ग्लोबल गोल्स है। जी। दुनिया के सारे कंट्री को ये अचीव करना है, तो उसमें कंट्रीज की भी रैंकिंग होती है ग्लोबल लेवल पर, और कंट्री के अंदर राज्यों की रैंकिंग होती है। तो इसमें टोटल 17 ऐसे गोल्स हैं, और 17 गोल्स के कई इंडिकेटर्स रखे गए थे। उन इंडिकेटर्स के जो जिस स्टेट का जो भी मार्क्स प्राप्त हुए हैं, उन सबको जो है जोड़ करके कॉम्पोजिट इंडेक्स बनता है। उस कॉम्पोजिट इंडेक्स के बेसिस पर रैंकिंग तय की जाती है। ये बहुत हर्ष की बात है कि हम जॉइंट टॉपर रहे केरला के साथ, और केरला जो है काफ़ी समय से कई सेक्टर्स में एक लीडिंग स्टेट रहा है, स्पेशली आपका लिटरेसी में या हेल्थ इंडिकेटर्स में। तो उनके साथ उसी पोजीशन पे हम लोग भी है, तो हर्ष की बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जिस दिन ये रिजल्ट आया था, फिर उसके 1-2 दिन के अंदर ही हमारे मुख्यमंत्री जी की लेवल पर मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हमारे पीठ तो तपतपाया, साथ में उन्होंने बोला था कि अभी भी कुछ इंडिकेटर्स में पीछे है तो उसको सही कर लिया जाए, ताकि जो है हम अपने शीर्ष की जो स्थान है उसको बरकरार रखें। नॉर्मली जो है आप फर्स्ट रैंक आए हैं, तो फिर उसके बाद जहां आप कमजोर हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो उन्होंने याद दिलाया कि अभी भी जो है आप भले ही टोटल इंडेक्स में आप टॉपर हो, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जिसमें आप पीछे होंगे, उसको उन पे काम करें। अच्छा सर, सेतु आयोग किस तरीके से इस वक्त प्लानिंग कर रहा है राज्यों को लेके? कैसी, मतलब हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? 2030 जैसे आपने कहा कि अलग अलग हमने 2047 तक के गोल सेट किए हैं। देखिए, सेतु आयोग में कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो रखे गए हैं, उनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। सेतु आयोग में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव है शत्रुघ्न सिंह साहब, वो लगातार उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको कुछ टास्क दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक स्टेट डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाया है सेतु आयोग ने, और वो डेटा गवर्नेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। विकसित देश या विकसित राज्य बनना है तो हमारे जो डेटा का जो सिस्टम्स है ये बहुत मजबूत होना चाहिए। अभी डेटा कलेक्शन और डेटा शेयरिंग, डेटा बेस्ड गवर्नेंस, ये हमारे बहुत एडवांस्ड कंट्रीज़ के तुलना में कमज़ोर है, और इसको जब लाएंगे तब हमको विकसित राज्य का एक दर्जा जायज़ लगेगा। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे 2047 की जो प्लानिंग है, लेकिन एक बड़ी समस्या बहुत समय से है और अभी भी है, पलायन की। हम देखते हैं कि हमारे पहाड़ लगातार खाली हो रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है उसमें। पलायन 2 तरीके के होता है। एक होता है एस्पिरेशनल माइग्रेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रेस माइग्रेशन। एस्पिरेशनल माइग्रेशन वो हैं जो पढ़े लिखे होकर के अच्छे नौकरी में जा रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो हाई स्किल माइग्रेशन बोल सकते हैं। हाई स्किल हो गए, कोई डॉक्टर बन गए हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर बन गए हैं। माइग्रेशन तो मैंने भी किया है, मैंने भी अपने राज्य से यहाँ आया हूँ। तो वो एस्पिरेशनल माइग्रेशन कभी गलत नहीं है। गलत वो चीज़ है जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है। मैं माइग्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे गांव में कोई भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मुझे मिल नहीं रहा है, और मैं लो स्किल माइग्रेशन कर रहा हूँ। कभी कोई ड्राइवर की नौकरी के लिए या कोई वॉचमैन की नौकरी के लिए मैं अपने गांव छोड़ करके बहुत दूर जा रहा हूँ, तो ये माइग्रेशन गलत है। और माइग्रेशन फिर विद इन द स्टेट भी होता है। विद इन द स्टेट भी आपको रूरल से अर्बन में माइग्रेशन होगा, स्मॉल टाउन से बड़े टाउन बड़े सिटी की तरफ माइग्रेशन होगा, पहाड़ से प्लेन में विद इन उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया से उत्तराखंड के प्लेन्स एरिया में माइग्रेशन होगा, बिल्कुल, और दूसरे प्रदेश में भी माइग्रेशन होगा। हाई स्किल माइग्रेशन को तो सरकार सपोर्ट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक विदेशी रोजगार प्रकोष्ठ बनाया है, जिसके तहत जापान और जर्मनी में भी लोगों को उनकी भाषा भी सिखा करके भेजा गया है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट माना जाता है। ऐसे माइग्रेशन को तो हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे को बाकी को, चूँकि जो सरकार ने अभी रिसेंटली जो स्कीम्स लॉन्च किए हैं, एप्पल मिशन, किवी मिशन, आरोमा मिशन, मिलेट मिशन, इसके पीछे मकसद यही है कि लोग जो हैं अपने खेत में काम ना करके बाहर जाकर के छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, वो चीज़ रुक जाए, उनको रोका, और खेत में काम करके भी आप अच्छे कमाई कर सकते हैं। इसको लोगों को समझ में आ जाए। अभी आप देखेंगे तो एक यहाँ पर एक यमुना वैली है उत्तरकाशी जिले में,
आज का नहीं है, मैं 20 साल पहले ही वहाँ पर ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन शुरू हुई थी। और ऑफ सीजन वेजिटेबल हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उस समय पर वो वेजिटेबल आता है जब प्लेन्स में वो वेजिटेबल नहीं होता है। समर के टाइम में फूल गोभी मटर अगर आपका आ रहा है, वो प्लेन्स में नहीं होता। उसकी हाई प्राइस इसलिए मिलते हैं कि वो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई कम है। पहले मदर डेयरी ने अपना एग्रीमेंट किया था और वहाँ आकर के किसानों ने अपना एक सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाया। उनको हेल्प करने के लिए सरकार ने अपने कोऑपरेटिव एक्ट में बदलाव किया, सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का प्रोविजन डाला। सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से मदर डेयरी को बेचने लगे। ये 20 साल पुरानी शुरू हुई थी। आज के डेट में मदर डेयरी के साथ साथ रिलायंस फ्रेश और दूसरे प्लेयर्स तो बहुत सारे प्लेयर्स हो गए, आ गए हैं। कई सारे प्लेयर्स आ गए हैं। अब किसान को जो दाम वो मांगते हैं वो दाम मिलता है, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स हैं, आपस में कंपटीशन है उसको परचेस करने के लिए। वहाँ पर रिवर्स पलायन हुआ है, वहाँ पर लोग वापस आए। जब मैं कोऑपरेटिव देख रहा था तब हमने इसका एक NCDC सपोर्टेड प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो बहुत व्यापक लेवल पर लॉन्च किया था। उसके तहत चंपावत में एक गांव था जो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर में था। उस बॉर्डर के सारे लोग माइग्रेट हो चुके थे। अच्छा। हमने उसमें अदरक की कल्टीवेशन शुरू करी उस योजना के तहत। वो इतने फायदेमंद था, लोगों ने जो है वापस आकर के गांव में अदरक की कल्टीवेशन शुरू कर दी थी। तो अगर हम लोग लाइवलीहुड ऑप्शन देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, जिसमें आप बाहर जाकर के, अगर आपने दिल्ली जाकर के 20,000 25,000 कमा भी लिया तो 15,000 से ऊपर तो आपको खर्चा हो जाएगा। घर कितना बेच पाएंगे? उससे बेहतर अगर आप अपने खेत में 10,000 15,000 भी कमाएं तो भी आपके पास बचेगा ज़्यादा। अच्छा सर, जैसे आप तो लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में हैं, बहुत सारे हमारे युवा हैं जो उसके लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं ये मैसेज हमेशा देता हूँ, ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला एग्ज़ाम है। आप तैयार करिए, कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करिए, बट आप अपने पास एक प्लान बी रखिए। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो दुनिया ख़त्म नहीं होता है। आपके अंदर की क्षमता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो बस आप किसी लायक नहीं है, इस तरीके के नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि लोग ना जिसको सेलेक्ट होते हुए देखते हैं उन्हीं को देखते हैं। मैंने तो हमसे भी ज़्यादा काबिल आदमी को देखा है कि वो किसी न किसी कारण से नहीं बन पाए, फिर उसके बाद वो किसी दूसरे काम को भी नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। तो मैं हमेशा, मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है तो मैं बोलता हूँ कि यार इंजीनियरिंग या मेडिकल कर लेना, वो आपका एक प्लान बी है। आप उसको रख लो अपने बैकग्राउंड में, फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। बाई चांस अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हुए तो आपके पास है कुछ, हाँ। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। या वो पहले प्लान ए पे चले जाएं कि वो पहले वो कर लें, जैसे आपने किया, पहले वेटनरी कर लिया तो कम से कम ये था कि सिक्योर थे, और ठीक है दूसरी प्रयास में आपने IAS के लिए तैयारी कर ली। इस तरह का कर सकते, इस तरीके की। आप थे हमारे साथ उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम सर। सर ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ ही पूरे उत्तराखंड सरकार के जो रोड मैप हैं वो भी हमारे सामने रखे, साथ ही साथ अपने जो विभाग वो देख रहे हैं उनकी तमाम बातें उन्होंने हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम में आए। संवाद 365 में इस तरह के मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।